हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन टॉप 30 पोस्ट का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जीके जीएस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नंबर पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। तो बताइए कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो उदयन के शासनकाल में बना था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी ये कहाँ थी, तो ये आपका राजगिरी था। कहाँ था, तो ये राजगिरी की अगर हम बात करें तो राजगिरी जो है ये मगध की प्रारंभिक आपका राजधानी था। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, तो ये उदयन के शासनकाल में बना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, डैश में 3 कक्ष हृदय होते हैं। तो बताइए कि 3 चैम्बर किस में होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 3 चैम्बर की अगर हम बात करें तो ये मेढक में पाया जाता है। आपका 3 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो मेढक में आपका 3 चैम्बर पाया जाता है, यानी कि उभयचर। मेढक आपका किस में आ जाता है, तो ये आपके उभयचर में आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। उभयचर में उसी को रखा जाता है जो कि आपका जल में भी रह सकता है और जो थल में रह सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये जो जमीन के अंदर भी रह सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। आप मैथ में पढ़े होंगे उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ जो कोण होता है वो क्या होता है कि किसी 2 त्रिभुज के लिए जब एक ही कोण का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। यानी कि एक ही चीज जब एक ही चीज क्या होता है कि 2 चीज के लिए हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है उभयचर। तो उभयचर की अगर हम बात करें तो एक ही चीज क्या होता है, जैसे मेढक है ये क्या होता है कि पानी में भी रह सकता है और क्या होता है ये जल में भी रह सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये थल पर भी रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जमीन के अंदर भी रह सकता है, जिसके कारण से मेढक को किस में रखा जाता है, तो इसमें उभयचर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो वही आपसे जो पूछा जा रहा है कि डैश में 3 कक्षा हृदय होते हैं, ये आपका मेढक में होते हैं, और मेढक को किस में रखा जाता है, तो ये आपको उभयचर वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी में आपका 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। मछली की अगर हम बात करें तो मछली में आपका 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ, इसमें 2 कक्ष आपका पाया जाता है। सरीसृप की अगर हम बात करें तो सरीसृप में जो आपका पाया जाता है इसमें आपका 2 चैम्बर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि कॉकरोच में कितना पाया जाता है, तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो इसमें 13 पाया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो पता है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका त्रिरत्न कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो अध्ययन होता है ये किसके अंतर्गत, बौद्ध धर्म का जो रखा गया है, बौद्ध धर्म को ये किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ये आपका त्रिरत्न के अंतर्गत रखा गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत इसको रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो बताइए कि रोलैक्ट एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड बेटिंग। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 जो रोलैक्ट एक्ट है इसको लागू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये आपके रोलैक्ट एक्ट के कारण से ही हुआ था। कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल को। कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके कारण से, तो ये रोलैक्ट एक्ट के कारण से ही हुआ था, जिसमें कि गोली चलाने के आदेश की अगर हम बात करें तो ये दिया गया था आपका जनरल ओडार के द्वारा दिया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो बताइए कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1916 में किया गया था। कब किया गया था, 1916 में 1916 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि दांडी मार्च जो किया गया था ये कब किया गया था, तो ये 12 मार्च को। कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किया गया था। नमक सत्याग्रह का, नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च का यात्रा किया गया था। कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को, जिसमें कि 24 दिन यात्रा किया गया था। कितने व्यक्तियों के साथ, तो गांधी जी के 78 स्वयं सेवकों के साथ ये यात्रा किया गया था। 24 दिन के बाद ये दांडी पहुंचे थे। और कब पहुंचे थे, तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये 16 अप्रैल को। कब पहुंचे थे, इसमें आप 24 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 24 दिन के बाद पहुंचे थे। तो 12 में आप 24 को ऐड कर दीजिए, तो ये कब पहुंचा था, तो 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचा था। कब, 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके इन्होंने
जो है नमक सत्याग्रह का उन्मूलन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1960 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जो चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये कब किया गया था, ये 1917 में किया गया था। कब किया गया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चूंकि नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। कब, ये 1917 में किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो बताइए कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी कालिदास। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद जो है ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के जो ये लेखक थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कब लिखा गया था, तो 1875 में। कब लिखा गया था, 1875 में लिखा गया था। आर्य समाज का इसको बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य समाज का बाइबल किसको कहा जाता है, तो पुस्तक सत्यार्थ को, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, स्वामी दयानंद के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में बताना है, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने कहा था। तो बताइए कि ये किसका नारा है, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये किसका नारा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके वुडरो विल्सन का नारा है। किसको, वुडरो विल्सन का नारा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुडरो विल्सन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। कौन, वुडरो विल्सन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध का जब यहाँ पर चर्चा किया गया, इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 28 जुलाई। कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 को। कब हुआ था, 1939 को। खत्म कब हुआ था, तो ये 45 में हुआ था, 1945 में। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो बताइए कि सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, तो ये आपका अमरकंटक से नर्मदा नदी आपका निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो बताइए कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पालघाट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पालघाट तो यहाँ पर हो गया कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके रिलेट से आपको यहाँ पर याद रखना है, एक था आपका थालघाट। थालघाट की अगर हम बात करें तो थालघाट जो है ये नासिक एवं मुंबई के संपर्क मार्ग जो है ये थालघाट के जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, तो ये थालघाट के द्वारा आपका नासिक एवं मुंबई के बीच जो संपर्क मार्ग है ये आपका थालघाट के जोड़ा जाता है, थालघाट के द्वारा। पालघाट की अगर हम बात करें केरल और तमिलनाडु को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। तो बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासी है। तो बताइए कि भूकंपीय तरंगों का मापन हेतु जो रिक्टर स्केल का खोज किया गया था ये जो है किस देश का निवासी, ये आपको यहाँ पर बताना है, किस देश के निवासी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका का जो रिक्टर स्केल का जो खोज करता है ये अमेरिका का वैज्ञानिक था। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए। इसके अलावा पूछा जाता है भूकंप की तीव्रता को किस पर रीड किया जाता है, तो इसको रिक्टर स्केल पर किया जाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो खोजा गया था ये चार्ल्स रिक्टर के द्वारा खोजा गया था, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे रिक्टर स्केल के खोज करता उसका नाम क्या था, तो चार्ल्स रिक्टर द्वारा ये खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1935 में आपका खोजा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर पूछा जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की
राजधानी कहाँ, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका पोर्टेबल एयर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो बताइए कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको हम वनीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिक संख्या में वनों को रोपण करने की जो प्रक्रिया है, सॉरी ये जो वन जो लगाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वनीकरण के नाम से जानते हैं, यानी प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। अद्वितीय का मतलब होता है जो द्वितीय दूसरे के समान नहीं हो, उसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं, जो दूसरे का समान नहीं हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन सी विनायक चतुर्थी, ऑप्शन डी छठ पूजा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये छठ पूजा हो जाएगा। ये सिर्फ बिहार का जो बिहार में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन ऐसा अब हो गया है कि ये जो हर जगह मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। लेकिन अद्वितीय की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो छठ पूजा है ये बिहार का त्योहार है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। इसके अलावा पूछा जाता है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है। चूंकि बिहार से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें पूछा जाता है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है। तो ये जट जटिन जो ये कहाँ का लोक नृत्य, तो ये बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर बताना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो बताइए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यमुना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की अगर हम बात कर ले तो इसका लंबाई की अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबाई की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये आपका यमुना हो जाएगा, सॉरी गंगा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। और गंगा की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो ये आपका यमुना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कोसी के बारे में। तो कोसी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी जो है सबसे टेढ़ी मेढ़ी अगर हम बात करें कि मार्ग बदलने में कौन सी नदी फेमस है, तो ये आपके कोसी है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। तो बताइए कि मतदान करने का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दिया हुआ नैतिक अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतदान करने की जो आयु सीमा है 18 वर्ष है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1989 के पहले, कब 1989 के पहले जो आयु सीमा जो थी मतदान करने की ये 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से घटा करके अभी कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष। और ये कब किया गया था, जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में, यानी 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था तो मतदान करने की जो आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और मतदान करने का जो अधिकार ये कैसा अधिकार है, तो ये राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप पूछा जा रहा है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। तो बताइए कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन सी 2003। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये 2002 में दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कब दिया गया था, 2002 में क्या हुआ था कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब 86वें जब संविधान आपका संशोधन हुआ था तब जाकर के जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया। और ये जो शिक्षा अनिवार्य किया गया, प्राथमिक शिक्षा जो अनिवार्य किया गया, ये क्या है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार के रूप में इसको स्वीकार किया गया, संविधान में इंक्लूड किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया, तो 2002 में। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कि 6 से लेकर के 14 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 18 नंबर में पूछा जा रहा है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ। तो बताइए कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किनके बीच हुआ था, ये समझौता तब हुआ था जब 1954 में राजीव गांधी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय ये चीन के बीच जो है पंचशील समझौता को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के जो राष्ट्रपति थे ये एन लार्ड के बीच हुआ था। किसके बीच, चाओ एंड लार्ड के बीच ये जो है पंचशील समझौता किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो बताइए कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके विजया लक्ष्मी थे, लक्ष्मी पंडित थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर महासभा की अगर प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये भी आपका विजया लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विजया लक्ष्मी पंडित जो था ये कब इनके द्वारा अध्यक्षता के पद पर धारण किया गया था, कब इनके द्वारा अध्यक्ष के पद धारण किए गए थे, तो ये 1948 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो बताइए कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन ए दिया हुआ 44वां, ऑप्शन बी 50वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 60वां। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका 52वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल से संबंधित, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें राजीव सरकार द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था। अगर हम बात कर ले कि ये कब, ये जो किस सूची में दिया गया है, तो ये 10वीं सूची में, किस में, तो ये आपका 10वीं सूची में इसको जो है रखा गया है दल बदल कानून को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दल बदल कानून ये होता क्या है, तो राजनीतिक को नेतृत्व प्रदान करने के लिए दल बदल कानून को लाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में पूछा जा रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके द्वारा चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा PM की नियुक्ति किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट है। CM की नियुक्ति जो किया जाता है ये आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इतने फैक्ट याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रक्षेपित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है। तो बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रक्षेपित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है, आपको यहाँ पर बताना। तो ये 6 महीने का दिया जाता है। कितने का, ये 6 महीने का दिया जाता है। ठीक है, ये 6 महीने का। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद 123 के तहत अनुच्छेद 123 के अधीन जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 23 नंबर में पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो बताइए कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये किया गया था ऑप्शन ए में दिया 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 1919 में किया गया था, 1949 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था ये 1949 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जीवन स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी बेरोजगारी में कमी। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की दर जो है इसको पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की अगर यहाँ पर चर्चा किया गया है, इससे आपको याद रखना है कि गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे भारत में सबसे अधिक है। पूरे भारत में अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये आपके बिहार का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा जा रहा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो बताइए किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी चांदी और सोना। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चांदी और सोना का धातु, चांदी और सोना धातु का जो है मुद्रा के रूप में इसका अधिक प्रचलन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में पूछा जा रहा है डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा,
ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। और पारा जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ये भी आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन भी आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन क्या, तो ये एकमात्र ऐसा वो धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा की अगर हम बात करें तो पारा भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे वो धातु के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है आपको डायरेक्ट धातु के बारे में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर बताना है, ग्लूकोज एक कार्बन परमाणु है। तो बताइए कि ग्लूकोज एक जो है कार्बन परमाणु है। यहाँ पर कार्बन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो कार्बन परमाणु ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसमें आपको बताना है कार्बन का कितना परमाणु है, तो कितना अणु है, तो कार्बन का इसमें कितना अणु है, तो इसमें 6 अणु है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी का सूत्र, तो C12H22O11 जो होता है ये आपका चीनी का सूत्र होता है, जिससे कि आपका एथेनॉल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है इसी से आपका, जिसको तोड़ने के बाद आपका ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। पुनः तोड़ने के बाद आपका एथेनॉल बनता है, जिसमें अगर हम एंजाइम की बात करें तो इसमें एंजाइम का जो प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर पूछा जा रहा है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो बताइए कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए खेलकूद, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी समाज कार्य। इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका संगीत हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है, और संगीत का सबसे बड़ा अगर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्रैमी पुरस्कार को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आपका 1958 से दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण। तो बताइए कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो ये किसके उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी हेलोजन, ऑप्शन डी एल्केन। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हेलोजन समूह में आते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन, ये सभी क्या होते हैं कि आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जो है ये आपका हेलोजन धातु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर पूछा जा रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है, या इसमें किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव जो है ये नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये आपका धनात्मक होता है, प्लस में इसका जो डाईऑप्टर जो होता है, ये जो इकाई यानी कि क्षमता जो इसका मेजर किया जाता है ये डाईऑप्टर में इसका प्लस में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट जाएगा। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें आपका ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, बस इतना ही प्रश्न लेकर आए थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और बिहार फायरमैन का यहाँ पर आपको स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल से जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट को मारते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।